अच्छा न्यूज़ है जो बंगाली स्टूडेंट्स हैं। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप अभी तक का आपका जितना भी समय है अच्छी तरह से गुजरा हो। ओके, तो बंगाली स्टूडेंट्स के लिए ये अच्छी इंफॉर्मेशन है कि आपके नेक्स्ट मंथ से, मतलब आप ले लीजिए हार्डली आज 14th है, 15 डेज को लेके 15 डेज के बाद नेक्स्ट मंथ जब एंटर कर रहे हैं तभी से आपके जो बंगाली में क्लासेस हैं वो शुरू हो जाएंगी। ओके, तो जब तक जो भी चीज़ें बंगाली में नहीं हुई है, हिंदी में क्लासेस हो रही हैं आपके लिए, आई विल मेक श्योर कि वो सारी क्लासेस रिपीटेड हो। ठीक है, ओके। सो आज कंटिन्यू करते हैं, धीरे धीरे बच्चे ज्वाइन करेंगे आई होप। हम प्रीवियस क्लास में थेराप्यूटिक डाइट के बारे में डिस्कस कर रहे थे, राइट। थेराप्यूटिक डाइट इज अ थेरेपी जो कि हम फूड के जरिए किसी को देते हैं, जिसका मीनिंग हमने समझा प्रीवियस क्लास में। न्यूट्रिशनल असेसमेंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं, मिड आर्म असेसमेंट आप बोल सकते हैं, स्किन फोल्ड असेसमेंट जो कि एंथ्रोपोमेट्रिक असेसमेंट के नीचे आता है। क्लिनिकल असेसमेंट के बारे में जाना हमने, हम डाइटरी असेसमेंट के बारे में हमने कुछ मुद्दों के बारे में हमने डिस्कस किया। डाइटरी असेसमेंट और थोड़ा हम डिस्कस करने वाले हैं, ऑलराइट। तो डाइटरी असेसमेंट को और थोड़ा सा ज़्यादा खींचते हुए हम रिकॉर्डेड तो करेंगे, डाइट हिस्ट्री किसी का रिकॉर्ड तो करेंगे ही, उसके किसी का डाइट हिस्ट्री देखते हुए हमको थेराप्यूटिक डाइट चार्ट को प्रिपेयर करना है। और जब डाइट चार्ट प्रिपेयर करते हैं तो उसमें से कुछ कुछ फैक्टर्स हैं, उसको कुछ कुछ चीज़ें हैं जो कि हमको अपने जहन में, अपने दिमाग में रखना है। कौन कौन सी अहम चीज़ें हैं? फर्स्ट, जब आपने न्यूट्रिशनल असेसमेंट कंप्लीट कर दिया किसी भी क्लाइंट का, किसी भी पेशेंट का, ठीक है, तो उसके बाद आपको पता चल जाता है कि उनको सही मायने में हुआ क्या है। राइट डायग्नोसिस ऑफ अ डिजीज ऑफ अ सर्टेन मेडिकल कंडीशन पहले रिक्वायर्ड होता है। मतलब किसी को अगर थायराइड की इन्फ्लेमेशन की दिक्कत है तो उसको हम ऑब्वियसली किसी और पार्ट को ठीक नहीं करेंगे। थायराइड में इन्फ्लेमेशन है तो थायराइड की जो ऑर्गन है उसी को ठीक करने की कोशिश करेंगे। सिंपल है ना, राइट। तो राइट डायग्नोसिस, कौन से ऑर्गन का किस जगह पे किस हद तक इफेक्ट किया है उसको जानते हुए आपको न्यूट्रिशनल असेसमेंट में वो चीज़ पता चल जाएगा। उसके बाद आपने राइट डायग्नोसिस कर दिया उनका, इवन डॉक्टर भी आपको डायग्नोसिस करके दे देंगे कि ये उनको हुआ है, ये डिजीज हुई है, या फिर उनकी पोस्ट रिकवरी के बाद, मतलब पोस्ट सर्जरी के बाद रिकवरी डाइट उनको इतना लगेगा, उस हिसाब से यू विल बी प्रिपेयरिंग अ थेराप्यूटिक डाइट चार्ट। ऑलराइट, द पॉसिबल ड्यूरेशन ऑफ द डिजीज, ये भी आप मद्देनजर रखते हुए डाइट चार्ट प्रिपेयर करेंगे। उसका मतलब क्या है पॉसिबल ड्यूरेशन? मतलब फॉर एग्जांपल अगर किसी को काफी दिन से डायबिटीज है, ब्लड रिपोर्ट्स में उनका पता चल जाता है। प्लस अब जब क्लिनिकल असेसमेंट कर रहे होते हैं, क्लिनिकल असेसमेंट में आपने मॉक तरीके से पूछा उन्हें कि कितने साल से आपको डायबिटीज है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप डाइट चार्ट बना सकते हैं। फर्स्ट, किसी भी डिजीज के ऊपर, किसी भी डिजीज के ड्यूरेशन के ऊपर। सेकंड, सर्जिकल कंडीशन, अगर किसी की सर्जरी हुई है तो कितना अमाउंट में उसको प्रोटीन, कार्ब्स या फिर गुड फैट लगेगा, तब जाके वो ठीक तरीके से रिकवर हो पाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी का सी सेक्शन हुआ है किसी भी महिला का, उस जगह पे उन्होंने काफ़ी, उनका नर्व्स डिस्ट्रॉय होता है जब उन्होंने बच्चा पैदा किया थ्रू ऑपरेशन, राइट। काटा कुटी बहुत होता है सी सेक्शन में, उनके नर्व्स जाते हैं, तो नर्व्स को रिपेयर करने के लिए क्या चाहिए? प्रोटीन चाहिए। और कितने समय तक चाहिए? ऐसा नहीं कि उनका डेली हमेशा ही प्रोटीन लगेगा, राइट। कितने समय तक उनको कितने अमाउंट तक का प्रोटीन चाहिए वो आप डिसाइड करेंगे। न्यूट्रिशनल गाय और गर्ल न्यूट्रिशनिस्ट दे डिसाइड्स दिस कि कितने ड्यूरेशन में कितने अमाउंट तक का माइक्रो न्यूट्रिएंट्स थेराप्यूटिक डाइट में जाएगा। तो आपने पहले राइट डायग्नोसिस करना है, उसके बाद पॉसिबल ड्यूरेशन ऑफ द डिजीज और सर्जरी, पोस्ट रिकवरी जिसको बोलते हैं, ओके। उसके बाद आपको डाइट चार्ट को प्रिपेयर करने के लिए जो हम लोग की BMR होती है उसको कैलकुलेट करते हुए आगे चीजों को बढ़ाना है।
BMR और REE रेस्टिंग एनर्जी एक्सपेंडिचर क्या है? लेट्स जस्ट नो। BMR इज जब हम सो रहे हैं या फिर रेस्टिंग पोजीशन में है तो हमारे ऑर्गन को कितना कैलोरी चाहिए होता है उस समय टू वर्क। द रिक्वायर्ड कैलोरी व्हेन वी आर इन द रेस्टिंग पोजीशन, दैट इज कॉल्ड BMR, मतलब कितनी लगनी चाहिए। और रेस्टिंग एनर्जी एक्सपेंडिचर वो भी सेम है, लेकिन कितना एक्चुअली में खर्च हो रहा है, कितना चाहिए इस BMR, कितना मतलब कितना एक्चुअली में रिक्वायर्ड होता है एक हेल्दी पर्सन को रेस्टिंग पोजीशन में उसके ऑर्गन को फंक्शन करने के लिए। जैसे कि अगर आप सो रहे हैं तो आपका हार्ट भी पंप कर रहा है, कई मायनों में कुछ न्यूरॉन्स आपके ब्रेन में काम कर रहे हैं, कुछ न्यूरॉन्स, हमेशा नहीं, कुछ न्यूरॉन्स काम कर रहे हैं, हार्मोन जो होते हैं वो सर्च कर रहे हैं, हर एक ऑर्गन धीरे धीरे काम कर रहा है, तो उसमें भी कैलोरीज लग रहे हैं। तो एक हेल्दी इंसान को एक रेस्टिंग पोजीशन में उसका ऑर्गन कितना कैलोरी ले रहा है, राइट, उसको कैलकुलेट करने के लिए हम BMR का इस्तेमाल करते हैं। और रेस्टिंग एनर्जी एक्सपेंडिचर मतलब कितना रिक्वायर्ड होना चाहिए और कितना खर्च एक्चुअली में हो रहा है रेस्टिंग पोजीशन में, एक्चुअली में उसका कैलोरी उस इंसान का एक्चुअली में बर्न कितना हो रहा है, उसको REE बोलते हैं। द थिंग इज, जब मैं आपको इक्वेशन अभी समझाऊंगी तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। ऑलराइट, BMR को कैलकुलेट करने के लिए देखिए, सबसे पहले ये जानते हैं कि BMR को कैलकुलेट करने के लिए आपको क्यों जरूरत है थेराप्यूटिक डाइट और BMR को, मतलब टू कंपेयर दोस थिंग्स, टू कनेक्ट दोस थिंग्स। BMR जितना हाई होगा, जितना कैलोरी आप रेस्टिंग पोजीशन में हो और कैलोरी उतनी आपकी ऑर्गन खा रही है, टू बर्न कर रही है, BMR जितना हाई किसी इंसान का होगा उतना ही आप डाइट चार्ट में उसको थोड़ा कैलोरी इनटेक बढ़ा के उसके लिए लिखोगे, उतना ही उसके ऑर्गन को उतना कैलोरीज रिक्वायर्ड पड़ रहा है, राइट। इसीलिए बोलते हैं जब यंगर स्टेज में हम होते हैं, जितना हम थोड़े कम एज में हैं, तब हम लोग की BMR अक्सर हाई होती है। जैसा जैसा एज बढ़ता जाता है वैसे वैसे हम लोग की ऑर्गन की जो गतिविधि है वो भी थोड़ी थोड़ी कमजोर होनी शुरू हो जाती है, कम होनी शुरू हो जाती है। दैट इज लॉ ऑफ नेचर, राइट। तो BMR भी कम होना शुरू हो जाता है। ओके, द थिंग इज, हमको BMR और REE को समझना है तो उसको फॉर्मूला के तहत समझना पड़ेगा, और BMR को अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो उसको एक इक्वेशन के थ्रू कैलकुलेट करते हैं जिसको बोलते हैं हैरिस बेनेडिक्ट इक्वेशन, बुक में है, ठीक है। हैरिस बेनेडिक्ट इक्वेशन इज अ मैथमेटिकल फॉर्मूला दैट अलाउज यू टू काउंट योर बेसल मेटाबॉलिक रेट। BMI is another thing, BMR is a different thing, ठीक है, डोंट कंफ्यूज ये दोनों टर्म को। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमको किसी का एज, वेट, हाइट पूछना पड़ेगा, एंड मेन एंड वुमेन के लिए दोनों अलग अलग फॉर्मूला लगेगा BMR को कैलकुलेट करने के लिए, राइट। BMR को मेन, अगर वुमेन में आपको किसी महिला है और आपको कैलकुलेट करना है तो 655.1 प्लस 9.563 को मल्टीप्लाई करेंगे वेट इन केजीज में, प्लस 1.850 मल्टीप्लाइड बाय हाइट इन सेंटीमीटर, माइनस, हम एज को हमेशा माइनस करेंगे किसके साथ, 4.676 को मल्टीप्लाई करते हुए टोटल जितना निकल रहा है एज के साथ हम मल्टीप्लाई करने के बाद हम उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। व्हाई टू सब्ट्रैक्ट इट, बिकॉज जैसे जैसे हम लोग की एज बढ़ती जाती है उसी प्रकार से BMR भी घटता जाता है, तो उस हिसाब से वी हैव टू सब्ट्रैक्ट द एज हियर, राइट। और मेन में फॉर्मूला है 66.5 प्लस 13.75 को मल्टीप्लाई करेंगे वेट इन केजीज, 5.003 मल्टीप्लाइड बाय हाइट इन सेंटीमीटर्स, माइनस 6.75 इनटू एज। अगर आपको ये लग रहा है, अभी आपके दिमाग में पक्का आ रहा होगा कि ये जो सारी चीजें हैं, जो नंबर्स है वो कहाँ से आ रहा है,
राइट, जो BMR इक्वल्स टू 6.55.1 और 9.563, मतलब ये सारी चीजें कहाँ से आ रही है, हमको इसको वेट के साथ मल्टीप्लाई करना क्यों है, केजीज के साथ मल्टीप्लाई करना क्यों है, राइट। तो अगर आपने आई वुड से 7 to 8 क्लास का मैथ्स पढ़ा होगा तो आपने वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट आपको पता होगा। व्हाट आर वेरिएबल्स, आपको कोई भी फॉर्मूला, मैथमेटिकल फॉर्मूला में कुछ ऐसे चीज दिख जाएंगे जो आपको खुद आपको वैल्यू पुट करना है, जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, राइट। जैसे कि वेट इन केजीज, हम क्वेश्चन के हिसाब से हर वेट इन केजीज को हम पुट कर सकते हैं, उसकी वैल्यू चेंज हो रही है, बट फॉर्मूला के हिसाब से हम लोग की कांस्टेंट में आती है ये सारी वैल्यूज, 5.655.1, 1.850, ये सारी की सारी कांस्टेंट वैल्यूज में जा रही है, ये किसी मायने में भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। साइंटिस्ट ने जिन्होंने ये सेट किया है फॉर्मूला, कुछ सोच समझ के दे आर गिविंग अस दिस अमाउंट, दे हैव कैलकुलेटेड डाइटरी मैनेजमेंट के तौर पे, दे हैव कैलकुलेटेड सर्टेन अमाउंट कि वो 655.1 तक आ रहा है, एंड दे आर कॉल्ड फॉर्मूला का कांस्टेंट वैल्यू, वो चेंज नहीं होगा, किसी कदर से भी चेंज नहीं होगा। आपको ये जो क्वाड्रुपल वैल्यूज है, जो कांस्टेंट वैल्यूज है, उसको हमेशा याद रखना है। वेरिएबल्स में जो कि वैरी हो सकता है, जो कि चेंज हो सकता है, उसमें आता है किसी का वेट, किसी का हाइट, मतलब क्वेश्चन के मुताबिक हमको वैल्यू यहाँ पे पुट करना है, ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल के तौर पे हम समझने की कोशिश करते हैं। मैंने एग्जाम्पल रखा है यहाँ पे कि 30 ईयर ओल्ड एक पुरुष है, मेल है, राइट, जिनका केजी है 75 केजी, हाइट है उनकी 5'11" है उनकी, 5 feet 11 inches है उनकी हाइट, एंड वर्क्स एवरी डे। क्वेश्चंस में अगर बीएमआर का कुछ भी क्वेश्चंस आता है तो ये पक्का होगा कि उनकी फिजिकल एक्टिविटीज कैसी है, वो डेली काम करते हैं, ठीक है। who works every day, calculate his BMR, alright। फॉर्मूला क्या है, हम पुट करते हैं मेन के लिए, फॉर्मूला है 66.5 प्लस 13.75 को हम मल्टीप्लाई करेंगे वेट इन केजीज, ठीक है, और 5.003 को हाइट इन सेंटीमीटर माइनस 6.75 into h. This is what we say, this is a value, okay। वैल्यू जो क्वेश्चंस में जो वैल्यू है उसको पहले हम वेट इन केजीज, उस जगह पे हम 75 को यहाँ पे पुट करेंगे, राइट। हाइट को सबसे पहले हम कन्वर्ट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप है, आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, नेक्स्ट स्टेप आपका ये आता है कि फर्स्ट कन्वर्ट 5'11" टू सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि आपका जो फॉर्मूला है वो आपको बोल रहा है कि हाइट आपको हमेशा सेंटीमीटर में होना चाहिए। तो मेट्रिक सिस्टम थोड़ा सा याद करते हैं, जो कि हम 5 to 6 क्लास में पढ़े हैं। 1 feet equals to 12 inches, ठीक है, you all know। 2.54 feet into 1 inches, अच्छा, this 2.5 centimeter, 2.5 centimeter equals to 1 inch, and 100 centimeter equals to 1 meter, and 1 meter equals to 39.37 inches। ये कुछ मेट्रिक सिस्टम्स हैं जो कि थोड़ा बहुत याद करें, बिकॉज 5 feet 11 inches को कैसे कन्वर्ट करना है आपको इजी हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप इज सिंस 1 feet equals to 12 inches, फर्स्ट कन्वर्जन होगा हम लोग का 5 feet 11 inches को टू कन्वर्ट इट इनटू पक्का इंचेस, ठीक है। तो 5 into 12, हम 12 के साथ 5 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस उसको 11 के साथ ऐड करेंगे, तो दैट वी गेट 71 inches, राइट। ये एक बार में समझ में कुछ चीजें नहीं आएंगी, जब एग्जाम्पल के तौर पे आपको पीपीटी मिलेगा तो बार बार अगर आप देखें तो आपको इजी होगी, ठीक है। सेकेंड कन्वर्जन इनटू सीएम को कन्वर्ट करने के लिए हम 2.54 cm equals to, as we know, 1 inch,
तो 71 इंच को मल्टीप्लाई करेंगे 2.54, जिससे हमको मिलता है 180.34 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सेंटीमीटर में हमने पहले हाइट को कन्वर्ट कर लिया। अब वैल्यूज को पुट करते हैं। 66 के साथ हमने वैल्यूज को यहाँ पे पुट किया, 75 को मल्टीप्लाई किया और हाइट 180.34 यहाँ पे वैल्यू हमने पुट किया और एज था हम लोग का 60, तो 6.8 को हमने यहाँ पे पुट किया 30 के साथ, राइट। उसके बाद आपने इस पूरे सॉल्यूशन को कवर किया। हमेशा ये याद रखिए, जब ऐसे टाइप के सॉल्यूशंस मतलब क्वेश्चंस आते हैं ना, ब्रैकेट वाले सॉल्यूशंस, तो आपको याद होगा बचपन में हम लोग को बोर्ड मास पढ़ाया गया था, राइट। तो पहले अगर ब्रैकेट्स वाला लंबा सॉल्यूशंस आपको मिल रहा है जहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, जहाँ पे एडिशंस है, जहाँ पे सब्ट्रैक्शन भी है, तो आप क्या करेंगे, पहले आप सॉल्व करेंगे ब्रैकेट्स को, पहले आप ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, मतलब पहले आपको 66 को उतार देना है और पहले मल्टीप्लाई करना है चीजों को, जितना सारी मल्टीप्लिकेशन है विद इन द ब्रैकेट्स उसको पहले आप सॉल्व करेंगे। उसके बाद ओ आता है, अगर कोई टू द पावर का जो सिस्टम होता है, मीटर स्क्वायर अगर ऊपर लिखा होता है, लेकिन हमारे यहाँ पे आपने देखा है कि स्क्वायर का या फिर कुछ अदर पाई रिलेशन वाला कोई है नहीं यहाँ पे, तो हमको ओ अभी सॉल्व नहीं करना है, राइट। डी डेसिमल्स भी यहाँ पे नहीं है, सॉरी डिवाइड भी यहाँ पे नहीं है, डिवीजन भी यहाँ पे नहीं है। M आता है when we have to do other multiplication, अलग से मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे नहीं है, ब्रैकेट्स के अंदर वाला मल्टीप्लिकेशन हमने सॉल्व कर दिया है, ठीक है। उसके बाद आएगा एडिशन। ऐड क्या क्या करना है, आपने पहले ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व किया, उसके बाद यू विल ऐड इट फर्स्ट, देन लास्ट में आता है सब्सट्रैक्शन, एज को लास्ट में आप माइनस करेंगे, ठीक है। खुद से थोड़ा बहुत बोर्ड मास की सिचुएशन के हिसाब से अगर आप सॉल्व करने की कोशिश करें तो चीजें और आसान हो जाती है, राइट। अगर आपको नहीं करना इतना मतलब इतना लंबा नहीं खींचना, तो यू कैन ऑलवेज हैव अ कैलकुलेटर इन योर फोन, राइट, तो आप उस हिसाब से भी कर सकते हैं, नो इश्यू। ओके, तो आंसर आता है एट लास्ट 1791.2 उनका उस मेल का 30 मेल का बीएमआर है। अब आरईई कैसे कैलकुलेट करेंगे, मतलब बीएमआर मतलब उनका रेस्टिंग पोजीशन में उनका ऑर्गन उतना कैलोरी उसको लग रहा है, इतने अमाउंट का कैलोरी उस इंसान को रेस्टिंग पोजीशन में लग रहा है, दैट इज बीएमआर। और एक्चुअल मात्रा में, एक्चुअल टाइम में कितना खर्च हो रहा है, कितने अमाउंट में खर्च हो रहा है, उसके फिजिकल एक्टिविटीज को देखते हुए आरईई में हम कैलकुलेट करेंगे। तो आरईई कैलकुलेट करने के लिए हमको ये चार्ट का पता होना जरूरी है। ऑलराइट, मल्टीप्लाई योर टोटल बीएमआर टू गेट आरईई, ठीक है। ये होता है टेबल, जितना आपका बीएमआर है, टोटल कैलोरीज, बीएमआर जितना भी आपका आ रहा है, राइट, जितना भी आपका बीएमआर आ रहा है उससे आपको मल्टीप्लाई करना है इन वैल्यूज से, दे आर कांस्टेंट वैल्यूज, ये सारे वैल्यूज से आपको मल्टीप्लाई करना है। कौन से कंडीशन में कौन से फिजिकल एक्टिविटी लेवल कितनी होनी चाहिए, अगर कोई ज्यादा वर्किंग नहीं है, नॉट वर्किंग, ही और शी इज इन द सेडेंटरी पोजीशन, मतलब वो ज्यादा काम उनका डेली मतलब नहीं होता, तब टोटल बीएमआई निकालने के बाद आप 1.2 मल्टीप्लाई करेंगे उनके बीएमआर के साथ, ठीक है। अगर कोई लाइट वर्किंग है तो बीएमआर मल्टीप्लाई टोटल बीएमआर मल्टीप्लाई बाय 1.375। अगर कोई 23 डेज पर मंथ काम कर रहा है, 24 डेज मतलब संडे को छोड़ के, अब संडे को छोड़ के अगर सोच सकते हैं, संडे सैटरडे छोड़ के अगर कोई काम कर रहा है मंथली, तो उनकी बीएमआर होगी 1.5 टोटल बीएमआर साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। एंड एवरी डे पर वीक अगर कोई काम कर रहा है तो बीएमआर इज 1.725 टोटल बीएमआर से आपको मल्टीप्लाई करना है, एंड 1.9 हार्ड वर्किंग डे पर डे, हार्ड वर्किंग
हर दिन वो हार्ड वर्क कर रहा है, हर दिन उसका फिजिकल एक्टिविटीज अप है, तो उसको उसका बीएमआर मल्टीप्लाई करना है 1.9 के साथ। अब यहाँ पे देखिए हमने क्वेश्चन में देखा था, लिखा है कि he works every day per week every day he works, every day मतलब हर week obviously 24/7 he is working। तो इस जगह पे यहाँ पे वैल्यू है every day वर्क में कहाँ है वैल्यू इसका, हाँ यहाँ पे 1.725 if someone works every day per week, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल बीएमआर विल बी मल्टीप्लाइड बाय दिस, यहाँ पे 1791.2 मल्टीप्लाइड बाय 1.725 की वैल्यू जो कि एवरी डे पर वीक की वैल्यू है, वो हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, देन वी आर गेटिंग द REE व्हिच इज 3082, क्वाइट हाई, नॉट दैट हाई बट क्वाइट हाई। उस हिसाब से उनकी कैलोरीज इनटेक, उनकी ऑर्गन उतनी कैलोरी बर्न कर रही है ऑन अ डेली बेसिस, आप उनको बोल सकते हैं कि 3082 इज अ गुड अमाउंट। एंड जितनी आप हमेशा याद रखें, जितनी हायर अमाउंट ऑफ बीएमआर है उतना ही एक इंसान, जितनी हायर अमाउंट ऑफ REE है उतना ही एक इंसान स्वस्थ है हेल्दी तरीके से, और उसका ऑर्गन इट इज वर्किंग, मतलब उतना ही हाई अमाउंट में उसके ऑर्गन्स के अंदर का सेल्स ठीक तरीके से एनर्जाइज तरीके से ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। ऑलराइट, मूविंग ऑन, जो आपने अभी मैंने थेरेप्यूटिक डाइट का कुछ फैक्टर्स बताया, उसमें और एक फैक्टर आता है, जब आप डाइट सजेस्ट करते हो किसी को भी, तो ऐसा नहीं है कि कोई एक सर्जरी में अगर पोस्ट सर्जरी करके निकल रहा है तो उसको डायरेक्टली ही दाल चावल आप परोसेंगे, नहीं, डायरेक्टली हम कोई भी खाने को इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पता नहीं होता है कि कौन सा खाना वो फट से रिजेक्ट कर देंगे, कौन सा खाना वो उनके बॉडी में एक्सेप्ट हो रहा है कि नहीं। तो उस तरह से हम पहले इंट्रोड्यूस करेंगे फुल लिक्विड डाइट फर्स्ट, उनको डाइट पे पहले फुल लिक्विड डाइट पे पहले रखेंगे, जिसमें सूप्स, जूसेस, स्मूदीज, ये सारी चीजें आएंगी। ओके, उसके बाद लेस फ्रीक्वेंट लिक्विड डाइट, मतलब फुल लिक्विड डाइट में रखने का मतलब आपने डेली फॉर 3 to 4 डेज आपने उनको लिक्विड डाइट पे पूरे समय तक रखा है, उसके बाद आप चेंज करेंगे लिक्विड डाइट पे व्हिच इज लेस फ्रीक्वेंट। लेस फ्रीक्वेंट मतलब सुबह के समय में आपने कुछ लिक्विड दिया उन्हें, लंच के समय में आपने इंट्रोड्यूस किया सॉफ्ट प्यूरिड डाइट उनको, फिर रात के समय में आपने उनको लिक्विड दिया। तो जब लेस फ्रीक्वेंट डाइट होता है, लिक्विड डाइट होता है, तो आपने सिर्फ 1 या 2 बार उनको लिक्विड देना है। ऑलराइट, लेस फ्रीक्वेंट लिक्विड डाइट के बाद आता है टोटल सॉफ्ट एंड प्यूरिड डाइट। सॉफ्ट एंड प्यूरिड डाइट मतलब जब आप हाथ से मैश कर सकते हो चीजों को, या फिर ग्राइंडर से आपने कोई भी खाने को पूरा मिला के उनको एक प्यूरे फॉर्म में उनको खाने को दिया, तब जैसे कि उनको मतलब ज्यादा मेहनत ना करना पड़े, क्योंकि पेशेंट्स एंड क्लाइंट उस समय काफी वल्नरेबल कंडीशन में होते हैं, तो उनको ज्यादा मेहनत करना ना पड़े चबाने में, इसीलिए सॉफ्ट एंड प्यूरिड डाइट को आप उसके बाद यू विल बी इंट्रोड्यूसिंग फ्रूट जूस विदाउट पल्प। विदाउट पल्प मतलब ज्यादा, वो पल्प को तो गूदा बोलते हैं राइट कुछ जगहों पे, विदाउट एनी यू कैन से, मैं हिंदी वर्ड जान नहीं पा रही हूँ, सीडलेस बोल सकते हैं, और थोड़ा लिक्विडी फॉर्म में हो लेकिन ज्यादा भी लिक्विडी फॉर्म में ना हो, ठीक है, पल्पी नहीं होना चाहिए। प्यूरेड बनाना, अच्छा सबसे ज्यादा अच्छा एग्जाम्पल है प्यूरेड डाइट का, वो है आपका मैश्ड पोटैटो, आलू का चोखा। उस फॉर्म में, आलू के चोखे के फॉर्म में आपको सारे खाने को रखना है, उसी को बोलते हैं सॉफ्ट और प्यूरेड डाइट। उसके बाद आप नॉर्मली उनके डाइट को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, नॉर्मल डाइट जो है दाल चावल, हाँ वही दिमाग में रखते हुए कि उनका कोई भी न्यूट्रिशन ओवरडू ना हो, मतलब उनके प्लेट में हमेशा बैलेंस्ड चीजें ही रहें, ज्यादा प्रोटीन ना देना कि ज्यादा
गुड फैट भी ज़्यादा ना इंट्रोड्यूस करना, वो भी सही नहीं है, ठीक है। गुड फैट को ज़्यादा खाने से कब वो बैड फैट में तब्दील हो जाता है वो हमें पता नहीं चल पाता, राइट। तो उस चीज़ को आप ऐसे इंट्रोड्यूस धीरे धीरे करेंगे किसी के डाइट में। ऑलराइट, अब ये तो रहा हमने डाइट उनके लिए कहा जो सक्षम है मुंह के थ्रू खाने के लिए, उनको दिक्कत नहीं हो रहा है खाने में, वो उठ के खा सकते हैं, या फिर कोई उनको खिला रहा है तो वो दांत से चबा के या फिर सलाइवे के थ्रू वो नॉर्मल तरीके से खा सकते हैं, और उनका जो जिजेनियम मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन वाला पार्ट सही है, डाइजेशन उनकी सही चल रही है, उनके लिए ये डाइट चार्ट प्रिपेयर करना आपके लिए ऑब्वियसली रेकमेंडेड है। बट व्हाट अबाउट जो कोमा में है, उनको न्यूट्रिशन की जरूरत है ऑब्वियसली। व्हाट अबाउट किसी का एक्सीडेंट हो गया है और उनका फूड पाइप इन्फ्लेमेटेड हो गया है या फिर अपनी जगह से खसक गया है, तो खाना उनके बॉडी के थ्रू कैसे जाएगा। व्हाट अबाउट देम जिनका ऑलरेडी किसी एक कारण से उनका कोलोन कोलैप्स कर गया है, उनका कोलोन ठीक से मतलब लार्ज इंटेस्टाइन वर्क नहीं कर रहा, स्मॉल इंटेस्टाइन ठीक से वर्क नहीं कर रहा ड्यू टू सम डिजीज, लॉन्ग प्रोलॉन्ग्ड डिजीज, या फिर कोई एक जानलेवा हो सकता है कोई डिजीज, या फिर कोई एक्सीडेंट उनके साथ हुआ है। तो ऐसे सब एक्सट्रीम केसेस में भी न्यूट्रिशनिस्ट ऑब्वियसली हम उनको बिना खाना दिए तो छोड़ेंगे नहीं, न्यूट्रिशन सभी को चाहिए, राइट। तो ऐसे केसेस में हमने इंट्रोड्यूस किया है न्यूट्रिशन एजुकेशन में, दैट इज इंटरनल फीडिंग, मेथड्स ऑफ इंटरनल फीडिंग। इंटरनल फीडिंग मतलब क्या होता है, जब आप कोई भी खाना को ट्यूब फीडिंग के थ्रू इधर आप स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं जहां पे पहुंचना चाहिए, या फिर स्टमक तक खाना पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तब जाके वो नॉर्मली स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंच जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, नॉट एग्जाम्पल, आई एम गिविंग यू द होल ब्रीफिंग हियर, इसको बोलते हैं फीडिंग बैग। फीडिंग बैग में लिक्विडिफाइड फॉर्म ऑफ सोल्यूशन खाना जाएगा, वो पूरा मतलब उस फॉर्म में नहीं जाएगा जिस फॉर्म में हम मुंह के थ्रू से खाना खाते हैं, रोटी पूरा टुकड़ा करके दाल को मिला के खाते हैं, नहीं, तो वो ऑब्वियसली अंदर जाके ग्लूकोज ही बनता है, राइट। तो ये फीडिंग बैग में हम लोग का जो एंड रिजल्ट होता है खाने का, जो सिंपलियर फॉर्म होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का, जैसे कि कार्ब्स का ग्लूकोज का फॉर्म, प्रोटीन का एमिनो एसिड्स का फॉर्म, और हमारा गुड फैट का ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म में, ये तीनों का सोल्यूशन मिक्स करके एंड अदर विटामिन मिनरल्स जो कि एक सोल्यूशन, जो कि एक लिक्विडिफाइड फॉर्म में होके आपने एक सोल्यूशन प्रिपेयर करना है, ओके। और ये सोल्यूशन आपके फीडिंग बैग में जाता है। फीडिंग बैग में जाके कोई भी अगर जगह पे, अगर आपका मतलब किसी केस में अगर फूड पाइप काम कर रहा है उसको दिक्कत नहीं है, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन काम नहीं कर रहा, राइट, स्मॉल इंटेस्टाइन ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा, तो हम उस जगह पे फीडिंग बैग और ट्यूब का सहारा लेके खाना पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अच्छा सॉरी, मैंने उल्टा क्या कहा, स्मॉल इंटेस्टाइन अगर काम कर रहा है और जो हम लोग की ओसोफेगस है, फूड पाइप काम नहीं कर रही, ठीक है, तो हम इंसिशन कर सकते हैं स्टमक के थ्रू, एब्डोमेन के थ्रू, यहाँ पे एक छोटा सा होल क्रिएट किया जाएगा स्टमक में, ताकि ट्यूब जो है कनेक्टेड हो सके हम लोग के एब्डोमेन या फिर स्टमक एरिया में, गैस्ट्रोमी जिसको बोलते हैं, और उसको वो छोटा सा इंसिजन डायरेक्टली स्टमक के थ्रू, जब भी फीडिंग बैग कनेक्टेड है, राइट, फीडिंग बैग उस इंसिजन से, उस जगह से, उस होल से कनेक्टेड है, इस थ्रू से खाना स्मॉल इंटेस्टाइन तक डायरेक्टली जाता है। ये तभी हो पाता है जब किसी का ओसोफेगस, फूड पाइप किसी इंजरी के कारण काम नहीं कर रहा है, या फिर किसी को फूड पाइप की कैंसर है, ठीक है। तो यह है ब्रीफिंग। कुछ प्रकार के भी होते हैं इंटरनल फीडिंग। पहला होता है बोलस फीडिंग। बोलस फीडिंग इज समथिंग कि आपको रेगुलर बेसिस पे नॉर्मली ना फीडिंग बैग आपसे कनेक्टेड, किसी से कनेक्टेड होता है, आप किसी के ऊपर कनेक्ट करोगे तो नॉर्मली खाना फीडिंग बैग से कनेक्टेड है,
खाना आपके फीडिंग बैग में है सोल्यूशन के तौर पे, और साइड में ना एक स्पीडोमीटर होता है, एक स्पीड ठीक करने का जरिया होता है, ताकि खाना ठीक तरीके से, ठीक अमाउंट में, ठीक स्पीड से जा रहा हो। देखिएगा आप जब भी किसी को सलाइन लेते हुए देखेंगे तो वहाँ पे एक सिस्टम होता है स्पीड ठीक करने का, ठीक है, उस तरीके से बूंद 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 करके अगर सलाइन किसी के बॉडी में जा रहा है तो वो ठीक है, और कभी कभी नर्स आके फास्ट कर देती है, ठीक है। तो दैट इज जरिया कि स्पीड को ठीक किया जा सकता है। तो कंटिन्यूसली किसी की बॉडी में फीडिंग की जरूरत पड़ रही है तो वो नॉर्मल इंटरनल फीडिंग के नीचे जाता है, मतलब नॉर्मल प्रोसेस उसका वही है। बट बोलस फीडिंग में क्या होता है कि जब किसी को पूरा नॉर्मली 1-2 घंटे में उसको नहीं चाहिए, उसको 4 to 5 आवर्स के गैप में चाहिए, या फिर न्यूट्रिशनिस्ट खुद डिसाइड करेंगे कि हम खुद आके उसको इतने घंटे के आवर में, इतने घंटे के गैप में हमें खुद ही आके खाना देना है, और बाकी समय कंटिन्यूसली उसको फीडिंग बैग से खाना नहीं मिलेगा। इस केस में हम फीडिंग, बोलस फीडिंग में हम एज अ न्यूट्रिशनिस्ट वी शुड बी नोइंग कि हम फीडिंग बैग का इस्तेमाल नहीं करते। हम किसका इस्तेमाल करते हैं? हम इस्तेमाल करते हैं एक इंजेक्शन का, कैथेटर जिसको बोलते हैं, वो उस प्लंजर जिसको बोलते हैं, कैथेटर प्लंजर इज समथिंग जो कि नीडल उसमें नहीं होता, इंजेक्शन में तो नीडल होता है, राइट? नीडल नहीं होता, ठीक है, नीडल नहीं होता इस इंजेक्शन में, इंजेक्शन लाइक स्ट्रक्चर में, और वो डायरेक्टली ही ट्यूब में खाना सोल्यूशन ट्यूब में आता है, और डायरेक्टली ट्यूब में वो प्लंज किया जाता है, उसमें दिया जाता है। नॉट फ्रीक्वेंटली, जब न्यूट्रिशनिस्ट को लगेगा कि इस वक्त इस क्लाइंट को खाना देना जरूरी है, तब आके वो इंजेक्ट करेंगे ट्यूब में थ्रू। अच्छा, वो ट्यूब कनेक्टेड होगा इधर स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ, या फिर मोस्ट ऑफ द केसेस में ना स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ ही, मतलब स्टमक के ऊपर हिस्से में थोड़ा सा होल करके ट्यूब वहीं से ही घुसाया जाता है ताकि वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके गिरे, ठीक है। तो उसी ट्यूब में ये प्लंजर में खाना सोल्यूशन के तौर पे सिंप्लीफाइड फॉर्म में, जैसे कि ग्लूकोज के फॉर्म में अगर खाना है, अमीनो एसिड के फॉर्म में अगर खाना है, ठीक है, तो उसी खाने को प्लंज किया जाता है, दिया जाता है थ्रू सीरिंज, ठीक है, थ्रू प्लंजर, तब जाके डायरेक्टली खाना स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंचता है, जिसको बोलते हैं हम बोलस फीडिंग। But we don't use a feeding bag, उसकी जगह पे we use a plunger or syringe which is without a needle. ओके, ग्रेविटी फीडिंग इज क्या है? ये जनरली क्या होता है, स्पीडोमीटर कनेक्टेड होता है फीडिंग बैग में, राइट, कि ताकि उसी स्पीड से जाए जिस स्पीड में हमने तय किया है, उसके अंदर का खाना उसी स्पीड में जाना चाहिए, क्योंकि जल्दी गया तो एस्पिरेशन होने के चांसेस होते हैं। खाना अगर जो लिक्विडिफाइड फॉर्म में है, खाना अगर जल्दी फॉर्म में चले गया तो एस्पिरेशन होने के चांसेस हैं। वाटर एस्पिरेशन, लंग्स में खाना अटकने का चांसेस होता है, और जल्दी खाना अगर ट्यूब के थ्रू गया तो ट्यूब में भी खाना अटकने का चांस होता है, ठीक है। तो वो उस चीज को अवॉइड करते हुए कुछ जगहों पे ग्रेविटी फीडिंग का इस्तेमाल किया जाता है। ग्रेविटी फीडिंग मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स को के जरिए, हेल्प के जरिए हम फीडिंग ट्यूब में खाना आता है, वो स्पीडोमीटर के थ्रू, स्पीडोमीटर को टोटली उस जगह पे एलिमिनेट किया जाता है, और जो हम लोग का फीडिंग बैग है उसको पूरा उल्टा लटकाया जाता है, उल्टा लटका के उसको डायरेक्टली ट्यूब के साथ कनेक्ट किया जाता है, ताकि वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली ग्रेविटेशनल फोर्स के तहत नीचे खुद गिरे, ठीक है। ऑटोमेटिकली ग्रेविटी जिसमें यूज होता है, जिस मेथड में, जो ट्यूब फीडिंग मेथड में यूज होता है, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटी फीडिंग। ऑलराइट, ट्यूब फीडिंग वेरियस टाइप्स के होते हैं, जैसे मैंने कहा, एब्डोमेन से कनेक्टेड होके एक मतलब स्टमक के साइड में, लेफ्ट और राइट बोथ में भी एक छोटा सा होल डायरेक्ट करके स्टमक तक जा रहा है। ये वन ऑफ द काइंड ऑफ काफी वेरियस टाइप ऑफ ट्यूब फीडिंग होता है, राइट, दैट इज वन ऑफ अ काइंड ऑफ ट्यूब फीडिंग। काफी ट्यूब फीडिंग के एग्जांपल्स हैं यहाँ पे। फॉर एग्जांपल 6 टाइप्स ऑफ इंटरनल फीडिंग होते हैं। कौन से एरिया से वो जा रहा है और किधर तक
ट्यूब कनेक्टेड है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आएंगे। ओके, तो नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब, फीडिंग ट्यूब एनजीटी जिसको बोलते हैं, वो कहां से कहां कनेक्टेड होता है? नेसो है मतलब नोज होगा, राइट? तो वो नॉस्ट्रिल मतलब नोज से लेके स्टमक तक वो ट्यूब होता है, नोज से एंटर करके आपके स्टमक तक रखा जाता है। इस वाले केस में समझ लीजिए किसी का ढंग से ऑब्वियसली स्टमक मतलब नोज के थ्रू से वी आर पुटिंग इट टू अवॉइड अ गुड अमाउंट ऑफ प्रेशर, जो कि फूड पाइप में प्रेशर ना पड़े बोल के हम उसको डायरेक्टली नॉस्ट्रिल के थ्रू स्टमक तक कनेक्ट करते हैं। दैट इज बीइंग डन बाय नॉट न्यूट्रिशनिस्ट, दैट इज बीइंग डन बाय अ सर्जन। ये सर्जन का काम है, बट हमें ये जानना जरूरी है कि कौन सा ट्यूब किधर तक कनेक्टेड हो रहा है। ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब ओजीटी जिसको बोलते हैं, दैट इज बीइंग कनेक्टेड टू ओरो है ना, तो माउथ पक्का होगा, माउथ टू डायरेक्ट स्टमक तक। इस केस में ऑब्वियसली माउथ ठीक से काम कर रहा है, फूड पाइप ठीक से काम कर रहा है, दैट्स द रीजन माउथ से लेके स्टमक तक ट्यूब कनेक्टेड है। नेसोएंट्रिक ट्यूब, नेसो है तो ऑब्वियसली नोज होगा ही, नोज से अच्छा जिस जगह पे एंट्रिक लगे आपको दिखे तो सोच लेना कि वो दे आर कनेक्टेड टू इंटेस्टाइन, ठीक है? तो नेसोएंट्रिक ट्यूब जो कि नोज से होके आपका मतलब नॉस्ट्रिल्स से होके डायरेक्ट स्मॉल इंटेस्टाइन तक वो ट्यूब जा रहा है। जियोजेनम और डियोडेनम तक, जियोजेनम एंड डियोडेनम इज अ पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, हमने डिस्कस किया था पहले भी। ओरोएंट्रिक, एंट्रिक यहाँ पे है तो इंटेस्टाइन होगा ही, ओरो मतलब ऑब्वियसली माउथ, ओके? तो माउथ से लार्ज इंटेस्टाइन तक अगर कनेक्टेड है कोई ट्यूब तो उसको ओरोएंट्रिक ट्यूब बोलते हैं। गैस्ट्रोमी जिसके बारे में मैं बोल रही थी, छोटा सा इंसिजन किया जाता है स्टमक में, ऑलराइट? डायरेक्टली स्टमक में एक इंसिजन किया जाता है जो कि डायरेक्टली हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन तक कनेक्टेड होता है ताकि खाना डायरेक्टली आपके स्टमक के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंच पाए। जेजोनस्टोमी, ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब जियोजेनम तक अगर कोई माउथ से लेके, ओके, जेजोनस्टोमी इज नॉट फ्रॉम माउथ, सॉरी, इट्स फ्रॉम एब्डोमेन। वो भी आपका जैसे कि मैंने स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में कहा, इस केस में एब्डोमेन मतलब स्टमक के करीब करीब एक इंसिजन, एक छोटा सा होल किया जाता है जो कि डायरेक्टली आपके स्टमक की कौन से सेक्शन में जाकर रुकता है? जेजुनियम के सेक्शन में जाकर रुकता है। ऑलराइट, तो दीज आर सम ट्यूब फीडिंग मतलब वेरियस ट्यूब फीडिंग नेम्स, जो कि कौन सा ट्यूब कितने दूर तक का लगता है वी शुड बी नोइंग। और ये जो नेम है जो कि सो डेफिनेशन बाय नेम, ये सारी चीजें आपको याद रखनी जरूरी है बिकॉज ऑब्वियसली एमसीक्यू क्वेश्चन यहीं से ही पढ़ेंगे। ऑलराइट, yes, I have discussed this. Parenteral nutrition, कभी कभी कोई केसेस में पूरा ही बॉडी कोलैप्स कर जाता है ना, किसी का एक्सीडेंट हुआ है, राइट? किसी का अगर एक्सीडेंट हुआ है तो and that guy has damaged, that girl or guy has damaged उनका ब्रेन का नर्व्स डैमेज है तो कोमा में जा चुके हैं, उस जगह पे उनका आप कहीं पर भी इंसिजन कर दें, कहीं पर भी इंसिजन कर दें, कहीं पर भी गैस्ट्रोमी कर दें, कभी कभी पॉसिबल हो नहीं पाता कि खाना उनके थ्रू, उनके ट्यूब के थ्रू से मतलब ट्यूब फीडिंग के थ्रू से पॉसिबल हो पाए। ये एक केस है। सेकंड केस, अगर किसी का पूरा ही ऑर्गन कोलैप्स कर रहा है बिकॉज उसका बॉडी में कैंसरियस सेल्स की डेवलपमेंट हो चुकी है जिसके कारण वेरियस अमाउंट ऑफ कैंसर्स उनमें हैं, वेरियस ऑर्गन्स का कैंसर है उन्हें। फॉर एग्जांपल गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में उनका हर एक जगह पे इंफ्लेमेशन है तो ट्यूब घुसाना वहां से मुश्किल हो जाता है क्योंकि कोई जगह फूल गया है, उस जगह पे अगर ट्यूब घुसाने की कोशिश करते हैं तो ब्लड वेसल्स की फटने के चांसेस है, ठीक है? ब्लड वेसल्स के फटने के चांसेस हो जाते हैं तो इस जगह पे हम ब्लड वेसल्स में वेन्स को चूज करते हैं जो कि काफी सिक्योर सिस्टम होता है टू गिव समवन फीडिंग थ्रू वेन।
वेन के थ्रू इंजेक्शन में हमने सॉल्यूशन रखा खाने का और वेन के थ्रू हम खाना उसको इंजेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो उसको बोलते हैं पैरेंटल न्यूट्रिशन। अंडरस्टूड? दो प्रकार का होता है न्यूट्रिशन। जब किसी का कंडीशन बिगड़ जाता है, दैट इज हम ट्यूब फीडिंग दे सकते हैं या फिर थ्रू हमारा वेन्स के थ्रू। पेरिफेरल पैरेंटल न्यूट्रिशन, पीपीएन जिसको बोलते हैं। पेरिफेरल मतलब वो भी, पेरिफेरल वेन्स आर कनेक्टेड टू ब्रेन, ठीक है। पीपीएन, टीपीएन, टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन, जिस प्रकार की भी न्यूट्रिशन, पीपीएन और टीपीएन व्हाटएवर मे बी, बस याद रखिए, यू हैव टू कीप दैट इन माइंड कि वो इंट्रावेनसली ही इंजेक्ट किया जाता है। मतलब वेन के थ्रू कोई अगर न्यूट्रिशनिस्ट आपको दे रहे हैं, दैट इज पीपीएन। और अगर फ्रीक्वेंट बेसिस पे अगर किसी को दिया जा रहा है, मतलब लेस फ्रीक्वेंट तरीके से दिया जा रहा है, तो दैट इज नॉर्मली कॉल्ड पैरेंटल न्यूट्रिशन और पीपीएन बोला जाएगा। लेकिन अगर किसी को कोई कोमा पेशेंट है और उसको डेली लग रहा है वेन्स के थ्रू खाना, ठीक है, तो उसको टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन बोलेंगे। अच्छा, ये दो केसेस में क्या क्या चीजों का याद रखना जरूरी है, क्या क्या मतलब डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं, क्योंकि हर किसी का थोड़ा बहुत डीमेरिट तो होता ही है। तो मैंने जैसे कहा पोटेंशियल साइड इफेक्ट्स ऑफ इंटरनल और पीपीएन का, फूड गेटिंग इनटू लंग्स, आई हैव टोल्ड एस्पिरेशंस होने के चांसेस होते हैं, इसीलिए ये रिकमेंडेड होता है कि हमेशा ट्यूब को चेक करते रहें। फीडिंग बैग हमेशा चेंज होना चाहिए। 24 आवर्स से ज़्यादा कोई भी एक फीडिंग बैग किसी भी पेशेंट को रेकमेंडेड नहीं होता, हमेशा चेंज होना चाहिए, ओके, ताकि वो खाने में लम्प्स क्रिएट ना हो। लम्प्स क्रिएट हो गया तो मतलब वो प्रॉपरली लिक्विड तरीके से ट्यूब में नहीं जाएगा, जिससे कारण अगर प्रॉपर तरीके से लम्प्स के तौर पे अगर जाना शुरू कर दिया फीडिंग बैग में या फिर आपकी ट्यूब के अंदर, तो खाना लंग्स में जाके अटक जाता है, जिसको हम एस्पिरेशन बोलते हैं, ठीक है। दैट इज वन डीमेरिट। इन्फेक्शन ऑफ द ट्यूब और इंसर्टेशन साइड, ट्यूब का इन्फेक्टेड हो जाना, ठीक तरीके से स्टेरिलाइज ना करके अगर इस्तेमाल किया जा रहा है तो ट्यूब इन्फेक्टेड हो सकता है। क्लीननेस हियर इज इम्पॉर्टेंट, ओके। नॉजिया और वोमिटिंग, जैसे कि पहले भी कहा मैंने कि इस चीज का डीमेरिट है, अगर किसी को इंटरनल फीडिंग दिया जा रहा है तो उनको नॉजिया मतलब उल्टी की फीलिंग या फिर एक्चुअली में वोमिटिंग मतलब एक्चुअली में उल्टी होने के चांसेस हैं। क्यों? कभी कभी ऐसा होता है कि इंटरनल फीडिंग का जो स्पीडोमीटर है, स्पीड ट्रैकिंग है, उसको कभी कभी नर्स, अगर न्यूट्रिशनिस्ट का दिमाग नहीं है वहाँ पे, तो नर्स या फिर न्यूट्रिशनिस्ट लोग भी कभी कभी गलती से स्पीड बढ़ा देते हैं। तो स्पीड बढ़ाने के चक्कर में खाना जल्दी जल्दी बॉडी में जा रहा है। तो आपने ये चीज़ नोटिस पक्का किया होगा, जब भी आप कुछ खाना खा रहे हो और जल्दी जल्दी खाना खा लिया तो आपको थोड़ा उल्टी वाली फीलिंग होता है, ठीक है। तो सेम चीज़ इंटरनल ट्यूब फीडिंग में भी फील होता है, जो भी वो खाना ही है जो कि अंदर जा रहा है, ठीक है। तो एट दैट टाइम स्पीड को मेंटेन करना जरूरी है। जितना मीडियम स्पीड में खाना ट्यूब के थ्रू जा रहा है अंदर, दैट इज वेरी हाईली रिकमेंडेड। डायरिया होने के चांसेस होते हैं, स्किन इरिटेशन होने के चांसेस होते हैं, ट्यूब ब्लॉकेजेस होने के चांसेस होते हैं जो कि हम एस्पिरेशन बोलते हैं, ठीक है। ट्यूब डिसलॉजमेंट होने के चांसेस होते हैं। व्हाट डज दिस मीन? डिसलॉजमेंट मतलब आपने ट्यूब माउथ के थ्रू इंसर्ट किया और डिस्कस हुआ है सर्जन के साथ कि वो स्मॉल इंटेस्टाइन तक जाके ही रुकेगा, हालांकि वो चीज स्मॉल इंटेस्टाइन तक जाके ही रुका और पेशेंट फिर दोबारा अपने बेड में आके रुका क्योंकि वो सर्जरी कंप्लीट हो गया, ट्यूब फिटिंग कंप्लीट हो गया। लेकिन एक दो दिन के बाद जाके पता चलता है स्मॉल इंटेस्टाइन से वो ट्यूब खसक गया अपनी जगह से, वो पूरा डिसलोकेट हो गया, तो वो भी एक डीमेरिट है इस चीज का, ओके। ऑलराइट, पीपीएन एट द अदर हैंड उसका क्या क्या हो सकता है? ब्लड क्लॉट्स, कैथेटर इन्फेक्शन मतलब वही है प्लंजर को, जो भी सीरीज विदाउट नीडल उसको कैथेटर बोलते हैं, ठीक है। कैथेटर इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं।
पेरेंटल न्यूट्रिशन में लिवर डिजीज होने के चांसेस हैं, बोन डिजीज, फटीग, मेमोरी लॉस एंड इंक्रीज्ड यूरिनेशन। नॉट नेसेसरीली ऑल द केसेस में जरूरी नहीं कि ये सारी चीजें हो ही होंगी, ठीक है, उनमें से कोई एक चीज में भी डायरिया का हो जाना, स्किन इरिटेशन थोड़ा सा हो जाना, पर्सन टू पर्सन ये डिफर करता है, राइट। लेकिन अगर कोई आपके मेडिकल टीम में कोई है जो कि न्यूट्रिशनिस्ट ऐसे मेडिकल टीम में इन्वॉल्व हैं जो कि बहुत पुख्ता तरीके से काम कर रहे हैं, तो इनमें से कोई भी एक भी आपको या फिर किसी को आप सजेस्ट कर रहे हो ट्यूब फीडिंग, एक भी डिमेरिट्स होने के चांसेस नहीं होंगे अगर कोई मेडिकल टीम उतनी अटेंटिव है तो। ऑलराइट, टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ दीज or other issues, it's crucial to regularly clean and sterilize each feeding component, including tubes, catheters, and other things, to keep the hygiene, right? Hygiene and sanitation को जैसे कि मैंने कहा, अगर सबने उसी चीज को नजर मद्दे रखते हुए अपना काम कंप्लीट किया है, ट्यूब को बार बार क्लीन किया है, फीडिंग बैग हमेशा चेंज हुआ है 24 आवर्स में, तो अगर किसी का फीडिंग, इंटरनल फीडिंग या फिर पीपी है अगर हो रहा है तो उनको किसी चीज की दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, ये टॉपिक जो है ये उन्हीं पे लागू होगा, इंटरनल फीडिंग हुआ, ट्यूब फीडिंग हुआ, कैसे सिंपलर फॉर्म ऑफ शुगर, सिंपलर फॉर्म ऑफ आप कह सकते हैं सिंपलर फॉर्म ऑफ फैट जब आप सोल्यूशन में डाल रहे हैं कितना डलेगा, एक इंसान को कितना जरूरत पड़ेगा सर्टेन ग्लूकोज का, सर्टेन कार्ब्स का, ये सारी चीजों का अंडरस्टैंडिंग जब आप स्टेप अप करके क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट होने के लिए आप पढ़ोगे, ठीक है, और ज्यादा पढ़ोगे, ठीक है, तो यू विल बी गेटिंग टू नो ऑल दोस थिंग्स। या फिर जब कोई भी हॉस्पिटल में आप ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद कोई भी वेलनेस क्लिनिक में आप जा रहे हो, आपने अप्लाई किया, ठीक है, और इंटरव्यू में आपको ट्यूब फीडिंग के बारे में पूछा गया, आपने अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखा उन्हें, ठीक है, तो जब भी आप अपॉइंट होते हो जिस जगह पे, तो जो प्रीवियस न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं ऑब्वियसली आपको ट्रेन करने के लिए कुछ लोग होते हैं वहाँ पे, दे वुड सजेस्ट, जो पहले के न्यूट्रिशनिस्ट हैं, दे विल गिव यू द गाइडलाइन कि कितना अमाउंट का सोल्यूशन प्रिपेयर होगा किसी पेशेंट के लिए, पेशेंट के कंडीशन को देखते हुए किस तरीके का खाने का सोल्यूशन फीडबैक में जाएगा, वो सारी चीजें आप डिस्कस कर सकते हैं जो पहले के न्यूट्रिशनिस्ट हैं वहाँ पे, ओके। दूसरा ये है, जब भी इट्स नॉट ऑलवेज नेसेसरी, बट अगर आप हॉस्पिटल्स वगैरह में अप्लाई करते हैं इसके बाद, तो जो नर्सेस होते हैं, मैं खुद के एक्सपीरियंस से बोलती हूँ, जो नर्सेस होते हैं उनसे अगर आप कुछ भी एडवाइस मांगते हैं कि ये पेशेंट का कंडीशन क्या है जरा बताना, या फिर बताइए, या फिर मुझे थोड़ा ब्रीफिंग करके दीजिए, तो दे आर द मोस्ट हेल्पफुल कंपोनेंट इन हॉस्पिटल में हो सकती है। डॉक्टर से जितनी सहायता नहीं मिलेगी उतना ही आपको नर्सेस से सहायता मिल सकती है, ठीक है। तो दिस टॉपिक इज फिनिश्ड, ऑलराइट, आई होप ये चीजों को मैं कवर कर पाई। नॉर्मली अगर आप चेम्बर अपना खोलते हो, आप बैठ रहे हो, तो इंटरनल फीडिंग आपको ट्यूब फीडिंग शायद ही आप किसी को सजेस्ट करोगे, आप सजेस्ट तो नहीं करोगे उतना, लेकिन जो थेराप्यूटिक डाइट का डाइट चार्ट है, बीएमआर कैसे क्रिएट करते हो, वो सब डेली मर्जा में थोड़ा बहुत आपको लग सकता है, क्योंकि काफ़ी पेशेंट्स आपके पास ऐसे भी आएंगे जो सर्जरी से उठ के आ रहे हैं और बोल रहे हैं कि हमको अभी भी वीक फील हो रहा है, तो कैसे ठीक करें, तो उस जगह पे यू कैन मेक देम अ डाइट चार्ट। अभी के लिए जो लोग क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर रहे हैं, उनके लिए शायद ट्यूब फीडिंग के विषय में इतना पढ़ने का जरूरत नहीं है। हाँ, अभी आप पढ़ेंगे, क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। ऑलराइट, सो this is all about today's topic। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ओके। आई विल बी एंडिंग द सेशन। नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड कुछ भी अगर आपको डाउट हो तो हम 5 से 6 मिनट लेंगे आपका डाउट्स क्लियर करने के लिए, ओके।